नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 के हिंदी के पोर्शन में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उस पर हम आगे जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप सारे के सारे आप देखिएगा, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब किस चीज का संधि विच्छेद करना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, अत्यधिक। ठीक है, तो अत्यधिक जो है इसमें आपको बता दूं कि अत्यधिक का संधि विच्छेद जो होगा वो अतिधन अधिक है। ठीक है, अतिधन अधिक यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये जड़ स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि के अंतर्गत यदि ई ई उ या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यू का या हो जाता है, या हो जाता है। और इसके अलावा जो उ और उ मिलकर व हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा री जो होता है, री का क्या हो जाता है, ये रा हो जाता है। ठीक है, रा हो जाता है। इस प्रकार अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अत्यधिक है ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। और ई मिलकर क्या बनता है, ई और ई मिलकर क्या बनता है, य बनता है। उ मिलकर व बनता है, रा बनता है। ठीक है, ये यड़ स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक गद्यांश भी आता है जिसमें पांच क्वेश्चन आपको हल करने रहते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर हल करने रहते हैं। तो गद्यांश आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी आप ऐसे गद्यांश आए तो पहले इसको 1 से 2 बार आप इसको रीड कर लीजिए। जब आप इस पूरे के पूरे अच्छे से जब आप रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए इसको आप ये रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए ये हमने क्वेश्चन मतलब हमने गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब आगे लगाते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं गद्यांश से। तो गद्यांश से जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। ठीक है, बुढ़िया को क्या नहीं था। तो बुढ़िया के पास जो है वो जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुढ़िया के पास क्या नहीं था। तो बुढ़िया के पास सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसका आंसर कैसा निकाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्वारोही वहां क्यों आया था। अश्वारोही वहां क्यों आया था। तो अश्वारोही जो है वहां बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। ठीक है, तो वहां किस लिए आया था, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है। तो जब आप गद्यांश पूरा पढ़ लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि गद्यांश में पथिक हुमायूं को कहा गया है। किसको कहा गया है, हुमायूं को कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं में कौन सा गुण था। ठीक है, हुमायूं में कौन सा गुण था। तो गद्यांश के अनुसार हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। क्या था, कृतज्ञता का गुण था। यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहां से ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। ठीक है, तो यहां तक ये गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है। तो ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो इसका सही आंसर होगा कि देखो होता क्या है ना कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता डर कर छिप गई और दिन भर बाहर नहीं निकली थी। तो किस लिए, क्योंकि वो डरी हुई थी। ठीक है, तो ममता जो थी वो घोड़े की टापों की आवाज सुनी हुई थी और वो उससे डर गई थी, इसलिए वह बाहर नहीं निकली। तो इसका सही आंसर होगा वह डरी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो गद्यांश खत्म हुआ, गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हो गए।
अब यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दूं भारत भारती के रचनाकार हैं ये भारत के राष्ट्र कवि, हाँ, जिन्हें दद्दा कहा जाता था, वो मैथिली शरण गुप्त जी थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। पंचवटी, ठीक है, जो भी एग्जाम में आता है सिर्फ और सिर्फ हम वहीं आप लिखवाने जा रहे हैं। पंचवटी आता है। साकेत आप लिख लीजिए, ये इन्हीं की रचना है, साकेत। इसके अलावा जयद्रथ है, जयद्रथ, जयद्रथ, जयद्रथ। इसके अलावा वध है, वध है। यशोधरा, यशोधरा है, यशोधरा। इसके अलावा द्वापर है, झंकार है, जय भारत है। ये सब इनकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों। तो इसमें जो रेखांकित शब्द होगा वो होगा आगे। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद बताना है। तो इसका जो सीता के आगे राम खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द जो है कालवाचक संबोधक संबंध बोधक अव्यय है। तो कौन सा है? संबंध बोधक। इसमें तो ऑप्शन है बी, इसका सही होगा बी, इसका सही होगा। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक से विकार रहित बने रहते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या है? घूमना सुबह अच्छा है। क्या है? घूमना सुबह अच्छा है। तो ये आपका ये लाइन है, इसमें घूमना सुबह अच्छा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, सुबह घूमना अच्छा है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। तो सबसे ज्यादा अगर शुद्ध रूप देखा जाए तो सुबह घूमना अच्छा है, यही होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें आपको बताना है। अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपको बता दें। देखिए, इस छंद में इसके प्रत्येक चरण में 15 से 14 के क्रम में 28 मात्राएं प्रयुक्त हैं। कितने? 15 से 14 के क्रम में, ये 15 से 14 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। ठीक है, 28 मात्राएं हैं, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अंक भरना, ठीक है, इसका है कि अंक भरना। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गले लगाना। ठीक है, इसका होगा गले लगाना। स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। इस मुहावरे का सटीक अर्थ है, किंतु इसमें जो है गले लगाना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। अगला है, जो बताता है कि संयोग और वियोग में किस रस, इसमें क्या बताता है? जो संयोग और वियोग के किस रस के रूप में है, संयोग और वियोग के रूप में बताना है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप में है। ठीक है, श्रृंगार रस के रूप में है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। जब है नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। जहां नायक नायिका की संयोगावस्था का उल्लेख, वहां संयोग श्रृंगार, तथा श्रृंगार नायिका की वियोगावस्था का चित्रण जहां हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य। तो इसमें क्या है कि
पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। हाँ, इस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्मवाच्य बताना था कि आखिर इसमें से पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बताना था। तो कर्मवाच्य जो है वो ये है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का, जहाँ पे योजक चिन्ह सही से उपयोग किया जाए, ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कहाँ है, यानी कि योजक चिन्ह सही तरीके से कहाँ यूज किया गया है। तो आपको बता दें कि इसमें से शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो आपको बता दें इसमें सबसे सही जो विकल्प होगा शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। यहाँ पे मात्राओं का यूज बहुत सही किया गया है, शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। इस वाक्य में योजक चिन्ह जो है भाई और बहन के मध्य लगा हुआ है। यहाँ पे योजक चिन्ह की जरूरत थी, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, जो मतलब दिखाता है कि ये सही है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों से जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बन जाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सही समास वाला विकल्प पहचानना है, तो आप पास देख लीजिए सही समास वाला विकल्प। तो आपको बता दें सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह है, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, सात नदियों का समूह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, जैसे सप्त सिंधु को क्या कहा जाएगा, सात नदियों का समूह। ठीक है, इसे सात नदियों का समूह, क्योंकि समास विग्रह करने पर ये सप्त सिंधु प्राप्त होता है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे ना तो सप्त और सिंधु इसमें मिलेगा, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि ये सात नदियों का समूह है। अगला क्वेश्चन है शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है उपकार को मानने वाला। ठीक है, शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द का विकल्प है उपकार को मानने वाला। तो उपकार के मानने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कृतज्ञ, परोपकारी या धर्म। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला, हाँ, इसको कृतज्ञ कहलाता है। बाकी जो है उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगर ना मानने वाला हो तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है, धर्म को जानने वाला होगा उसे धर्मज्ञ कहेंगे, परोपकार करने वाला जो होगा उसे परोपकारी कहते हैं। इसमें क्या है, जिनसे एक शब्द दिया गया अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ इसमें पूछा है, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ पूछा गया है, उस शब्द को चुनना है, यानी कि जो है कनक। ठीक है, तो कनक आई थिंक लगता है कि सबको पता होगा कनक जो है, तो कनक का सर्वाधिक उपयोग जो है अनेकार्थी शब्द सोना से लिया जाता है। ठीक है, इसलिए सोना सही होगा। कनक को आपने एक पढ़ा होगा कि कनक कनकते सौगुनी, तो वहाँ पे कनक कनक का दो मीनिंग होता है, यानी दो अर्थ होते हैं। कनक मन सोना होता है, खनक में धतूरा होता है। ठीक है, वैसे कनक और भी कहा जाता है, जैसे धतूरा को कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है, प्लास को भी कहा जाता है। वैसे यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सोना। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। ठीक है, बोतल में दूध बचा है। ठीक है, तो इसमें बोतल में दूध बचा है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द जो है यह है बोतल। ठीक है, इसमें रेखांकित पद जो है वो बोतल है। तो इसमें सर्वाधिक उचित कारक जो होगा वो होगा अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ दूध का आधार बोतल है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि सही रूप वाला विकल्प चुनिए, यानी स्कूल बस 5 मिनट, यानी आना सामान्य भविष्यत काल। तो इसमें बताया गया है। अब इसमें हम बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ठीक है, 5 मिनट दिया गया, यानी इसमें पूछ रहा था कि और क्या लगाना है सामान्य भविष्यत काल के लिए, यानी आने वाला है। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनना था,
तो में आएगी, इसका सही होगा। अगला है संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है, ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसका जो है सही रूप भेद बताना था। तो इसमें क्या है, ऑप्शन जो है कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया, तो इतने हैं बस। इसमें सही होगा रवि दीवार रंगने लगा है, ये संयुक्त क्रिया है। कौन सा है, यह संयुक्त क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, यानी कि हंस जो है इसका बताना है कि स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा है। तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हंसनी। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसनी होगा। इसमें क्या पूछा गया है, सही स्त्रीलिंग वाला रूप। हाँ, स्त्रीलिंग का यहाँ भी पूछा गया है, तो पूछा गया है कि कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अब बता दें कि इसमें कुम्हार का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कुम्हारिन। और कुम्हारिन आपके ऑप्शन में है कुम्हारिन, तो यहाँ पे कुम्हारिन होगा। सही बहुवचन रूप वाला, इसमें बहुवचन रूप वाला विकल्प इसमें से चुनना है, बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन जो है आपका बता दूं कि ऑप्शन जो है ये चुटियाँ, चुटियों, चुटियों या चटियाएँ। तो चुटियाँ इसका सही रूप है बहुवचन का। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प, इस विकल्प को चुनिए जो सही रूप से रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, यानी वर्ण विच्छेद इसमें से चुनना है। तो कृपण जो है, कृपण, तो आपको बता दें कि इसका जो सही रूप होगा, इसका जो सही रूप होगा वो क, यानी कि देख लीजिए का होता है, इसके बाद में फिर री लगा हुआ, देखिए नीचे री की मात्रा है तो आप री यहाँ पे चूज कर लीजिए, री। इसके बाद होता है प, तो पा में फिर आ लगता है तो इसके बाद आ भी होगा। इसके बाद फिर अड़ा है, अड़ा, अड़ा के बाद अगर ये पूरा है तो इसके बाद आ लगा होगा। अब ये देख लो ये आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। चार विकल्प में शुद्ध वर्तनी, इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी आपका क्या होगा, शुद्ध वर्तनी आप क्लियर होगा कि कृष्ण होगा। अगला है जो दिए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो, यानी इसमें हमें यह बताना है कि विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट करता है, ठीक है। तो इसमें जो विशेषण शब्द की जो विशेषता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत शब्द पहाड़ के विशेषण की विशेषता बता रहा है। हाँ, जो बहुत शब्द है ये पहाड़, ये पहाड़ के विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ बहुत जो होगा यही यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या बताना है कि हाँ, जो दिए वाक्य का सही विकल्प है, दिए गए वाक्य का सही विकल्प बताना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम, शब्द का नाम होता है। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, सही, सही होगा। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना है। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंधा युग। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। बाकी जितनी है बाकी जो भी हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित गई हैं। हाँ, तो अंधा युग जो है ये आपको बता दें कि अंधा युग ये धर्मवीर भारती जी की है। किनका है, धर्मवीर भारती जी का, ठीक है। और बाकी जितना भी है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। हाँ। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, इसमें पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम ये कहेंगे इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है बीएड लेवल में, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो जी की रचना, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी हैं। चंद्र बरदाई कृत्य जो है पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण रासो काव्य है जिसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करता है।
तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में ये इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला है, इसमें पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम। बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक जो हैं वो दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? सलाहका सम्मान योजना। तो इसका जो ऑप्शन है, भाषा, संस्कृति, खेल कूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सलाहका सम्मान हिंदी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले विद्वानों तथा मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। इसमें है, अगला है, शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है, यानी दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो दुविधा का जो समान अर्थ होता है, ये आपको बता दें कि आप इसमें से ऑप्शन देख के ही जान गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा धर्म संकट। धर्म संकट दुविधा शब्द का सम्यक समानार्थी शब्द है। अगला है, इसमें बताया गया है कि समान अर्थ वाला शब्द यानी पत्थर के समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो पत्थर का क्या होता है? यानी कि पत्थर का आपको पता हो गया कि पाषाण कहते हैं। ठीक है, पाषाण जो है पत्थर का सर्वाधिक उचित समानार्थी शब्द है। अगला है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, तो जादूगर जो शब्द है इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जादू, तो उपसर्ग से बना नहीं है। तो पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। हाँ, तो इसमें हम आपको बता दें कि दिखावा जो है, ठीक है, इसमें दिखावा शब्द उपसर्ग से बना है, शब्द नहीं है। हाँ, इसमें पुनः कु और असर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है, तो इन पुनः कु आ, ये उपसर्ग है। अब अगर पूछा जाए पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें पुनः उपसर्ग लगा है। कुधर्म में कु लगा हुआ है, ये भी एक उपसर्ग है। आजीवन में ये आ लगा है, ये भी एक उपसर्ग है। लेकिन दी कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चारों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या समझ। अच्छा, हाँ, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो जादूगर शब्द जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, जादूगर प्रत्यय से बना है। उर्दू तद्धित उपसर्ग जो है वो गर को जादू शब्द के साथ जोड़कर जादूगर बना है। तो तद्धित प्रत्यय है इसमें, गर जो है वो तद्धित प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है। इसको जोड़कर जादूगर बना है। हाँ, जिसका अगर अर्थ निकाला जाए तो ये होता है कि जादू वाला। तो इसका सही आंसर जादूगर होगा। अगला है, विपरीत अर्थ वाला, यानी स्वार्थ का विपरीत अर्थ बताना है। ठीक है, स्वार्थ का विपरीत अर्थ बताना है। तो विपरीत स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, निस्वार्थ। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न सबसे उचित समासिक युग्म पद बताना है। क्या बताना है इसमें? समासिक युग्म पद बताना है आचार का। ठीक है, आचार का समासिक युग्म शब्द बताना है। तो इसका होगा आचार का विचार, आचार का विचार होगा। अगला है, 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति बताना है, यानी अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए बताया गया है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण यानी कि अधिकरण कारक की विभक्ति संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें मैं, पर, परसर्ग लगते हैं। रा, रे, री संबंध कारक के तथा हे, हो, अरे संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो क्या है? मैं पर जो है, मैं पर परसर्ग लगते हैं अधिकरण कारक में, ये अधिकरण कारक में लगते हैं। इसके अलावा आपको बता दें रा, री, रे, रा, री, रे जो है ये संबंध कारक है। कौन सा है? संबंध कारक, ये संबंध कारक है। इसके अलावा हे, हो, अरे यानी संबोधन, ये संबोधन है, इसमें संबोधन है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है?
और इसमें पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा होगा? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष? इसका सही आंसर होगा अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी जितने हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो अति उत्तम होगा। बाकी सब पुरुषवाचक है। अगला है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। कौन सा सही बताना है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी समाप्त हुई है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया होती है, तो उसका सही बता दें, तो इसका आंसर होगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल सर्वाधिक मतलब ये बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो ये बताता है क्या है? आसन्न भूतकाल होगा। अगला है वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो अनु ने देख कर निबंध लिखा यानी ये पूर्वकालिक क्रिया है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा अगला आंसर है दिए गए शब्द में स्त्रीलिंग शब्द यानी प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग होगा प्रबंधकर्त्री। तो कत्री कहाँ पे है? प्रबंधकर्त्री। तो प्रबंधकर्त्री जो है यहाँ पे ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा, ये कत्री है। ये आप लिख लीजिए कि ये कत्री लिखा हुआ है, प्रबंधकर्त्री। नीचे शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो बहुविकल्प वाला, ठीक है, जो बहुविकल्प दिखाते हो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी नेता जो है वो बहुवचन वाला रूप है। अगला है नीचे दिए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। अच्छा, यहाँ भी बहुविकल्प ही बताना है, हाँ, यानी कि बहुवचन रूप वाला विकल्प बताना है। तो बहुवचन रूप वाला विकल्प जो होगा वो उसमें भी होगा ऋतुएं। हाँ, ऋतुएं इसमें जो होगा वो बहुवचन बताएगा। ऋतुओं और ऋतुएं ये नहीं, ऋतुएं होता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिल जाता है तो वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से आयोजित होता है तब वह संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन होता है जो नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन आपके पास है ड़, ज, ड, द। तो इसका सही आंसर होगा ण होगा। ड़ व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला के 5 वर्ण होते हैं जो मुख और नासिका से होते हैं, ठीक है, मुख और नासिका से होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, जैसे ण, य, ड़, न और म। इसके अलावा अनुस्वार भी होता है। तो ऐसे अगर कुछ अगर आए तो यहाँ पे सही कर देंगे। इसका सही आंसर आपको बता दें, इसका होगा ड़। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है? अच्छा, वाक्य विशेषण किस अवस्था से है बताना है कि यह करेला कड़वा है, ये वाक्य विशेषण की किस अवस्था से गुजर रहा है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूलावस्था, ठीक है, मूलावस्था से है। कड़वा मूलावस्था में विद्यमान है। बता दें कि विशेषण जो है 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम। तो देख के बता सकते हैं, तुरंत आप देख के एक नज़र में आप बता देंगे कि आखिर इसका सही आंसर होगा रामचरितमानस। ये तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचंद्र, देखिए रामचंद्रिका जो है ये केशव दास का है, अखरावट जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद।
रंगभूमि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है। सूरदास नामक पत्र इनका प्रमुख प्रसिद्ध पात्र है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद के की कृत सबसे प्रसिद्ध है प्रेमचंद। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परिमल है, कामायनी है, नीरजा है, अनामिका है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कामायनी। कामायनी होगा। कामायनी छायावाद के स्तंभ पुरुष जयशंकर प्रसाद का कालजयी रचना है जो कर्म भोग नाश की समरसता का वर्णन करती हुई आनंदवाद पर बल देती है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। अगर पूछ ले कि कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है तो आप बता सकते हैं कि ये 15 सर्गों में विभक्त है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए और हमारी जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं उन सभी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इससे आपको जो आपकी बीएड की प्रवेश परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। धन्यवाद।